अब श्री नीतीश मिश्रा जी, श्री नीतीश मिश्रा माननीय सदस्य 15 मिनट का समय है। सर्वप्रथम तो मैं अपनी पार्टी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया गया और 17वीं विधानसभा में पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अपने क्षेत्र की जनता, झंझारपुर की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस सदन में उन्होंने मुझे निर्वाचित करके भेजा। इस सदन में लगभग 104 नए सदस्य आए हैं, जैसा मैंने अखबारों में संख्या देखी थी। मुझे ये सौभाग्य है कि मैं चौथी बार आया हूं चुन के। जब नए सदस्य आते हैं पहली बार चुन के, बहुत अरमान होते हैं, क्षेत्र के प्रति जवाबदेही उनकी होती है और सबों के मन में इच्छा होती है कि हम अपने क्षेत्र के लिए क्या से क्या हम कर दें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा नए साथियों को कि हम लोग अपने क्षेत्र की जनता की आवाज बनकर आए हैं। 3-3.25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। ये अवसर हम सबों को मिला है, इसका सकारात्मक उपयोग हम सब करें। अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। हमें यह सौभाग्य मिला हुआ है जब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था और उस संबोधन में उन्होंने जो बिहार में 243 माननीय विधायक हैं उन सब के बारे में उन्होंने ये कहा था कि आप अपने आप को विधायक मत समझिए, बल्कि बिहार के 243 डेवलपमेंट पिलर्स हैं। आप विकास की राजनीति कीजिए, आप विकास की बात कीजिए और आप देखेंगे कि कैसे आपकी क्षेत्र की जनता आपको सर आंखों पर रखती है। कुछ आंकड़ों की बात हुई, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जो पार्टी कभी आईटी वाईटी क्या होता था कहा करते थे, आज उनकी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि बिहार में आईटी का भी व्यापक विस्तार हो। और मुझको प्रसन्नता इस बात की भी है कि बार बार अपने संबोधन में डेटा के इस्तेमाल पर जोर दिया गया, लेकिन डेटा का एक थ्योरी भी है अध्यक्ष महोदय, दैट डेटा नीड्स कंटिन्यूअस अपडेशन। एक आंकड़ा मैंने देखा चुनाव के समय में भी, मुझको मौका नहीं मिला कि मैं इस बात को सार्वजनिक रूप से कहीं रख सकूं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात के आंकड़े को बार बार संबोधन में या अनेक जगह इस बात का जिक्र किया गया। वो डेटा सीएमआई की रिपोर्ट का है, सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी, जिसमें अप्रैल के महीने में आप सब अवगत हैं कि लॉकडाउन का समय था, तो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक अजीब सी स्थिति हम लोग की बनी हुई थी। 46.6% था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसी सीएमआई की रिपोर्ट ने सितंबर महीने में जब एम्प्लॉयमेंट का डेटा बिहार का जब उन्होंने प्रकाशित किया था तो वो 13.3% था। लेकिन विगत लगभग 8-10 महीने से एक ऐसे आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि असत्य है और उसका प्रयोग करके सिर्फ नौजवानों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाती रही। आंकड़े की बात हुई, मुझको बहुत प्रसन्नता हुई कि अगर आंकड़ों पर हम लोग वाद विवाद करें, डिबेट करें तो उससे अच्छी बात नहीं होगी और मेरे लिए तो इससे सरल कुछ और हो ही नहीं सकता है कि आप आंकड़ों की बात करें। 2005 से आज 2021 की यात्रा, न्याय के साथ विकास की यात्रा, और इस विकास की यात्रा का मैं भी साक्षी रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ मुझे भी एक लंबे समय तक उनके मंत्रिमंडल में काम करने का सौभाग्य मिला है। 1990-2005 की बात करें, बस मैं 5-6 आंकड़े ही मैं आपके सामने देना चाहूंगा। जहां 90 से 2000 के बीच में हमारा बजट का आकार 23,855 करोड़ था, वो आप कल ही इस सदन में वो बजट जब प्रस्तुत हुआ है 2021-22 का, वो 2,18,303 करोड़ हो गया। इसको आप देख सकते हैं। जीडीपी, जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास का पैमाना क्या होगा, हम कैसे मेजर करेंगे कि हमारा राज्य या हमारा देश डेवलप कर रहा है। 90 से 2005 के बीच में बहुत सारे आंकड़े दिए गए, लेकिन मैं विकास के तथ्यों की बात कर रहा हूं। 3.19% था हमारा जीडीपी, जो 2005 से 2020 के बीच में 11.3% हुआ। जब हम कृषि की बात करते हैं, मुझको प्रसन्नता होती है कि प्रत्येक सदस्य किसानों के हित की बात करते हैं, उनके लिए चिंतित रहते हैं। कृषि विकास दर 1990 से 2005 के बीच में 2.35% था, जो अभी लगभग 8.5%। प्रति व्यक्ति आय, जब हम सब की बात करते हैं, हम पूरे बिहार के विकास की बात करते हैं, वो तभी संपन्न होगा जब हमारा यहाँ का प्रत्येक परिवार खुशहाल होगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी। 90-2005 के बीच में 8,000 रुपए थे प्रति व्यक्ति आय, जो 2005-2020 के बीच में बढ़कर 43,822 हुए। ये आंकड़े और अभी सुधारी हुए होंगे। बिजली की उपलब्धता 90 से 2005 में 22% थी, जो आज 100% है, 100%।
पक्की सड़क की जब हम बात करते हैं तो 90 से 2005 में 34% था, 34%, जो आज लगभग 96% है। आत्मनिर्भर की बात हुई, और आत्मनिर्भर मैं इतना जरूर कहूंगा, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल से हों, यहां बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ये जरूर चाहेगा कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हमारा राज्य आत्मनिर्भर हो। और कोरोना की त्रासदी ने हम सबको, न सिर्फ भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व को विवश कर दिया है कि हम अपनी जरूरतों को हम कैसे पूरा कर सकें, ताकि मेरे दूसरे राष्ट्रों पर निर्भरता हमारी घटे। और मुझको लगता है प्रत्येक व्यक्ति इस विचार से जरूर सहमत होंगे और जरूर चाहेंगे कि हमारा राज्य भी आत्मनिर्भर बने। उस संदर्भ में मैं सिर्फ दो पंक्ति में कहना चाहूंगा कि मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का भी विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, मैं आत्मनिर्भर बिहार की कल्पना से सहमत विचार हूं। मैं बिहार के विकास में छोटा सा भागीदार हूं और मुझे लगता है कि इस विचार से सब सहमत होंगे। किसान की बात हुई, मुझको एक पुराना संदर्भ याद आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी नहीं है, लेकिन मुझको वो घटना याद है। 2005-6 के बीच में मैं बिहार का गन्ना विकास मंत्री था। चीनी मिल की बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उधर के साथी बंद पड़े चीनी मिल की दर्द की बात करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो चीनी मिलें बंद कब हुई। और 1996 में आपको जानकारी नहीं होगी कि उस समय राज्य सरकार की अनुमति से, जानकारी दे रहा हूं, जानकारी ले लीजिए, कभी ना कभी काम आएगा। 1996 में राज्य सरकार की अनुमति से बंद पड़े चीनी मिल, जो बिहार राज्य चीनी निगम की मिलें थे, उनको लिक्विडेशन के लिए राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया। लिक्विडेशन होता है परिसमापन, कि जब आपकी कोई इकाई चल नहीं पाती है तो आप उनके सभी एसेट्स को आप बेच के आप उनके जो स्टैट्यूटरी जो आपकी देनदारी है आप उसको खत्म करें, वो स्टेज था। 2005-6 में बिहार ने गन्ना प्रोत्साहन नीति बनाई और बंद पड़ी चीनी मिलों के संचालन के लिए हम सबों ने कारगर योजना बनाई, और उसी का परिणाम रहा कि बंद पड़ी चीनी मिलों में आज सुगौली HPCL के माध्यम से आज उसका संचालन भी हो रहा है। 8 करोड़ 84 लाख किसान की दर्द की बात करते हैं आप। गन्ना किसानों का 10 वर्षों से अधिक समय का 8 करोड़ 84 लाख रुपया बकाया था। मैं एक प्रस्ताव लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था और मैंने सिर्फ उनको कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 10 वर्षों से भी अधिक गन्ना किसानों का बाकी है। सिर्फ एक बार मेरे सिर्फ उनके संज्ञान में लाने के बाद परिणाम यह हुआ कि बंद पड़ी चीनी मिलों में जितने भी किसानों का बकाया राशि था सबका भुगतान हम लोगों ने किया। 1990, देखिए आप ये चीज समझना पड़ेगा, जब भी हम वर्तमान की बात करेंगे तो हमको भूतकाल की बात करनी पड़ेगी। 90 से 2005 की पीड़ा मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरा विद्यार्थी जीवन उस समय बीता है, और मैं अक्सर इस बात का उल्लेख करता था कि 90 से 2005 का बीच का बिहार ऐसा था जब लोग कहते थे कि ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन, जहां पर कहीं भी ना किसी टैलेंट की ना हमारे युवाओं के लिए कोई अवसर था। पलायन कब शुरू हुआ? अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी तो अक्सर कहते हैं कि आप बेहतर कमाई के लिए आप जा रहे हैं, वो स्वागत योग्य है, लेकिन 2 जून रोटी के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वो बहुत ही पीड़ादायक है। लेकिन उस दौर को हम जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते थे, और ये वास्तविकता है। एक पीड़ा उस समय के युवाओं से आप पूछेंगे कि बिहार की चर्चा किन संदर्भ में होती थी, लेकिन आज हमें गर्व होता है, आज हमें गर्व होता है अपने आप को बिहारी कहने पे। और ये बात अब बिहार फ्रॉम अ फेल्ड स्टेट टू अ सक्सेस स्टोरी माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कुशल नेतृत्व में हुआ है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यशैली है मैं उसमें जरूर कहना चाहूंगा कि उनकी जो कमिटमेंट है बिहार के प्रति, आप भले हो सकता है आप असहमत हो, आप विपक्ष में हैं, आप सरकार जितनी भी कार्य करेगी आप उससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाले देने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये विकास की जो यात्रा है, और आप ये भी देखेंगे कि इसी सदन में एक ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, जब पूरे देश में गन्ना से सीधे एथेनॉल बनाने का प्रावधान नहीं था, सिर्फ ब्राजील में था, इसी विधानसभा से एक्ट हम लोगों ने पारित किया कि गन्ने से सीधे आप एथेनॉल बना सकते हैं। और आज अगर एथेनॉल की संभावना इतनी अधिक हो गई है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पेट्रोल में उसको मिलाया जाता है,
अब तो 10% तक मिलाया जाता है, अब से अधिक भी मिलाया जा सकता है। तो बिहार अपने आप को एथेनॉल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा राज्य बन सकता है। उस प्रस्ताव को हम लोगों ने भेजा, लेकिन मैं अनेकों बार उस समय के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री से मैं अनेकों बार मैं जाके मिला, लेकिन हमारे प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मिली। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही माननीय नितिन गडकरी जी ने आश्वस्त किया है कि बिहार के में जितने भी एथेनॉल का उत्पादन होगा, सबकी जो उसको खरीदा जाएगा, वो केंद्र सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। जीविका, आप देखिए, जब आप अगर कहीं अच्छी चीजें हो रही हैं, अगर मैं वर्णन करूं 15 साल की, तो मुझको लगता है 15 मिनट तो उसमें नहीं, मैं 24 घंटे तक मैं सरकार की उपलब्धियों, जो एनडीए सरकार की उपलब्धि है, मैं उस पर चर्चा कर सकता हूं। जीविका, जो माननीय मुख्यमंत्री जी एक मौन क्रांति कहा करते हैं, कि आज आप गांव में जाके देखेंगे कि कैसे हमारी महिलाएं, हमारी दीदियां, जिनको हम लोग जीविका से जुड़ी हुई बहनों को हम लोग दीदी बुलाते हैं, कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को और महिला सशक्तिकरण में जीविका से बड़ा उदाहरण आज संपूर्ण देश में नहीं हो सकता, जो बिहार ने एक उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत किया है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट की जब कोई बात नहीं करता था, उस समय बिहार ने स्किल डेवलपमेंट की योजना बनाई और 2010-11 में ही हम लोगों ने व्यापक योजना बनाई थी स्किल डेवलपमेंट के लिए। कोरोना के समय को कौन भूल सकता है। 2020 ऐसा बीता जो यहां बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, या मुझको लगता है कि ये पूरे विश्व का प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता होगा कि ये वर्ष जितनी जल्दी खत्म हो जाए, बीत जाए और 2021 आए। इस कठिनाई को किसी ने कल्पना नहीं किया था। क्या कभी पूरा विश्व भी लॉकडाउन हो सकता है? हम लोगों ने कभी नहीं कल्पना की थी, नहीं, विश्व भी लॉकडाउन में जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन उसी परेशानियों में हम कैसे अपने राज्य के परिवारों को, हम उनके तकलीफों को कम कर सके, उसमें केंद्र सरकार की सहयोग से और राज्य सरकार की सहयोग से प्रत्येक परिवार तक सहायता पहुंचाई गई। और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि डीबीटी, जिस चीज को आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एक वरदान के तौर पर इस देश में उसका प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कि जब लाभुक के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर जब होती है, तो कहीं भी बिचौलिए की कोई भूमिका उसमें नहीं होती है। देखिए, चुनौतियां तो बहुत आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को कैसे हम अवसर में बदलते हैं, नेतृत्व की दक्षता वहीं पर दिखता है। कि चुनौतियां तो जब भी आप शासन में आएंगे, आप शासन में रहे हैं, आपको मौका मिला था। शासन में जब आप रहते हैं तो निर्भर ये करता है कि आपको जो समय मिला, उस समय का आप कैसे आप इस्तेमाल कर पाते हैं, और उसका आप जनता के लिए, पब्लिक डिलीवरी के लिए आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति पुनः आभार व्यक्त करूंगा कि बिहार में दो चीज उन्होंने शुरू किया, दो चीज उन्होंने शुरू किया, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी एंड यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, कि कैसे पब्लिक डिलीवरी में अगर आप गड़बड़ियों को दूर करना चाहते हैं, आज इस डेटा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो खुद मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं, मैं 90 से 2005 के बीच में मैं आप सबको कहता हूं, आप जरा बिहार के डाटा को जरा निकालिए, आपको मिलेगा नहीं, आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन उसमें आपको कोई डेटा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार की देन है कि सभी जानकारियां पब्लिक डोमेन में है। जिस जानकारी को लेके आज आप बात कर रहे हैं, पारदर्शिता इस सरकार की, या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि सभी योजनाओं के डिलीवरी को उन्होंने पारदर्शी बना दिया है, पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। और आईटी का इस्तेमाल, आज अगर 20 लाख हमारे बिहारी, आप सबके क्षेत्र के भी कोई ना कोई परिवार, कोई ना कोई व्यक्ति बिहार के बाहर रह रहे होंगे कोरोना के समय में, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मोबाइल के माध्यम से, एक ऐप के डेवलप करने से ही 1000 रुपया उनके खाते में चला गया। ये कंक्लूड करें, ये साधारण उपलब्धि नहीं थी। ये तो मात्र कुछ उदाहरण है जो मैंने दिया। अवसर मिलेगा तो इसी तरह आप सबकी नजरों के सामने मैं बात रखूंगा। अंत में मैं अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी की कही हुई बातों से मैं समाप्त करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, और मुझको लगता है वो सभी जनप्रतिनिधि के लिए एक तरह से मोटो वो हो सकता है, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का श्रृंगार है।
गरीब अमीर बने, हिंद की भुजाएं, बदलते भारत की यही तो पुकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आसन के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।